एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। ये कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर में तीन कैटेगरी हैं। पहला तो है इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक कंडीशन। तो फर्स्ट वाला जो आपका पॉइंट है इकोनॉमिक सिस्टम, उसी के अंदर में चार पार्ट्स हैं। पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं, और आज सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इसका कंसेप्ट और इनके फीचर्स। तो जैसा कि आपने पहले समझा कि कैपिटलिस्ट का मतलब हुआ पूंजीवादी या पूंजीवाद। अब इसमें क्या होता था कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते थे उनका कंट्रोल होता था एक प्राइवेट कंपनी के पास में या प्राइवेट इंडिविजुअल के पास में। इसी के जस्ट कॉन्ट्रारी सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी होंगे वो रेगुलेट किए जाएंगे स्टेट के थ्रू। स्टेट के थ्रू मीन्स कि गवर्नमेंट के थ्रू। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी के लिए या किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए वो हर चीज़ मीन्स बन जाती है यानी कि मीडियम बन जाती है, माध्यम बन जाती है, जिससे कि वो फाइनल गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस हो सके। अब किसी भी वस्तु के, किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड आपके एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है साहस या वेंचर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटलिस्ट में एक इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल जो कंपनी है वो रेगुलेट करती है। लेकिन जब हम सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो ये रेगुलेट किया जाता है स्टेट के थ्रू, मतलब इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। इसमें आगे पढ़ते हैं कि the production and distribution of goods and factors of production, again factors of production means land, labor, capital। मतलब आप जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ को आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले आपको तो ज़मीन चाहिए जिस ज़मीन पे आप उस वस्तु का उत्पादन कर सको। फिर कैपिटल चाहिए। कैपिटल का मतलब ये कि पूंजी चाहिए। बिना पूंजी के आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, बिना पूंजी के आप कैसे किसी चीज़ की शुरुआत करोगे। तीसरे नंबर पे आपको चाहिए होता है लेबर। अब भाई अब मशीन है तो मशीन को चलाने वाला कोई व्यक्ति तो होना चाहिए ना, कोई पर्सन तो होना चाहिए कि उसको चला सके। या आपके कंपनी में प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको किसी हैंड की ज़रूरत तो पड़ेगी, मतलब लेबर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। फिर चौथा होता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी या कैपेबिलिटी किसी भी पर्सन के अंदर में। रिस्क इंसान कब लेता है? जब उसको अपना बिजनेस को डेवलप करना होता है, चैलेंजेस जब उसको फेस करने होते हैं या ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी उसके पास में होना चाहिए, साहस होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं किसी भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स। किसी भी चीज़ की जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसके फैक्टर्स ये सारी चार चीज़ें होती हैं। बेसिक, बेयर, मिनिमम, रिक्वायर्ड, दीज ऑल फोर फैक्टर्स वो आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो सोशलिस्ट इकॉनमी के अंदर में ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्टेट के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। अब स्टेट पूरा डायरेक्शन देती है कि किस तरीके से उसको आपको यूज़ करना है जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। नेक्स्ट है इसमें कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कि कैपिटलिज्म में आपके जैसे ये लैंड है, लेबर, कैपिटल एंड आपको कितना रिस्क लेना है, मतलब आपको एंटरप्रेन्योरशिप की बात अगर करी जा रही है तो ये सारे कुछ होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चार। ठीक है। अब अगर आप सोशलिस्ट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो तो उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि आपको कितना प्रोड्यूस करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस। पर्टिकुलर चीज़ की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन आपको कितना करना है और आपको कौन से मेथड का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करना है। विच मैथड ऑफ प्रोडक्शन टू एम्प्लॉय। इट मीन्स कि आपको टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करनी है, आपको प्लान्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं, मशीनरीज कौन सी यूज़ करनी है। इसका होल एंड सोल डिसीजन कंट्रोल गवर्नमेंट के पास में होता है, स्टेट के पास में होता है। स्टेट का मतलब आप गवर्नमेंट से यहाँ पे समझोगे, क्योंकि स्टेट को रेगुलेट कौन करता है? एक प्राइवेट पार्टी तो करती नहीं है या कोई कंपनी तो करती नहीं है। स्टेट का रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट ही तो करती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना स्टूडेंट्स, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको अंडरस्टूड मतलब समझना होगा, वो अंडरस्टूड होती है। जब आप स्टेट की बात कर रहे हो तो स्टेट का बात
फिर वहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो जाएगी। देन थर्ड वन इज़ कि होम टू प्रोड्यूस, किसे प्रोड्यूस करना है। गवर्नमेंट इस चीज़ का डिसीजन लेगी कि पर्टिकुलर चीज़ की प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का एलोकेशन, जितने भी आपके पास में रिसोर्सेज हैं, एलोकेशन कैसे करना है, और ये पर्टिकुलर जो सामान है, प्रोडक्शन है, वो किन के द्वारा उनको कराना है, आर टेकन अप बाय द प्लानिंग अथॉरिटी। जो प्लानिंग अथॉरिटी होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो पूरी प्रॉपर प्लानिंग अथॉरिटी बनाती है और प्लानिंग अथॉरिटी सारा चीज़ डिसाइड करती है। और प्लानिंग अथॉरिटी को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट करती है, स्टेट करती है। तो जितने भी आपके फैक्टर्स और प्रोडक्शन होते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर में, वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। आगे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो कि प्योर एग्जांपल है सोशलिस्ट इकोनॉमी के, जो कि एक प्लान्ड इकोनॉमी जिस तरीके से रेगुलेट करती है। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, जैसे कि चाइना, क्यूबा, वियतनाम एंड नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे कौन सा बिजनेस सेटअप करना है, कितना सेटअप करना है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन कितना होएगा, किनके द्वारा सामान की प्रोडक्टिविटी करानी है, प्रोडक्शन कराना है, मैन्युफैक्चरिंग करानी है, ये सारा कुछ स्टेट डिसाइड करती है, ये सारा कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है प्लानिंग अथॉरिटी के थ्रू। ओके, तो ये कुछ बड़े एग्जांपल्स हैं। ये कंट्रीज़ पूरी तरीके से ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है इसके कुछ फीचर्स हैं, सोशलिज्म के फीचर। सोशलिज्म का मतलब हुआ समाजवादी। जब आप समाज के लिए कोई चीज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली किसी एक पर्सन को आप कंट्रोल नहीं दे सकते हो, है ना। फिर वो तो पर्सन अगर अपने हिसाब से सारी चीज़ों को करेगा तो फिर वो अपने फ़ायदे की बात सोचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसके फ़ायदे की बात सोचेगा, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत अलग वे में चली जाएंगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का कंसेप्ट है, इसमें गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट पार्टी को या प्राइवेट कंपनी को एंटरटेन नहीं करा, पूरा कंट्रोल इसमें अपने हाथ में लेके रखा है। इसीलिए इसमें पब्लिक ओनरशिप की बात कही जाती है। प्राइवेट ओनरशिप में क्या होता है कि जो भी अधिकार है या किसी चीज़ का दावा जो बोल सकते हो, बिजनेस पे जो दावा लोग बोलते हैं कि हमारा बिजनेस है, वो कैपिटलिज्म में होता है, पूंजीवाद में होता है। लेकिन यहाँ पे हर एक पब्लिक, हर एक नागरिक पर्टिकुलर सामान पे अपना दावा बोल सकता है, क्योंकि वो उसके लिए सामान बनाया जा रहा है, क्योंकि सरकार उसके लिए बना रही है ना। तो वो उसके जो प्रॉफिट हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो ऐसा नहीं है कि किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में जाएगा या प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में जाएगा। उसका पूरा रेगुलेशन स्टेट कर रही होती है, या गवर्नमेंट बोल सकते हो, गवर्नमेंट कर रही है। तो पब्लिक ओनरशिप में क्या है कि जितने भी मीन्स एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वही चीज़ है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक पब्लिक ओनरशिप के अंदर में आता है। मतलब इसका प्राइवेट ओनरशिप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से या किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। ये कलेक्टिव ओनरशिप होती है। जैसे कि समझो कि माइंस होते हैं या जो भी फार्म्स होते हैं, फैक्ट्री हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो भी डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसीज का मतलब जो आपके ट्रेड शॉप, स्टोर्स, ये सारे जो सामान आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसीज़ का मतलब वो सारे शॉप, वो सारे स्टोर्स, वो सारे एक्सटर्नल ट्रेड स्पॉट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड स्पॉट्स जहाँ पे आपको सामान डिलीवर करे जाते हैं, वो सारे के सारे जो ओनरशिप होती है वो एक तरीके से पब्लिक की ओनरशिप होती है। मतलब वो पब्लिक प्लेस होता है, आपको वहाँ पे जाने से कभी कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी पब्लिक ओनरशिप है ना। आप किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर में अननेसेसरली बिना टाइम के नहीं जा सकते हो, लेकिन आप किसी मॉल में, किसी फैक्ट्री में, किसी माइंस में, किसी स्टोर में, किसी शॉप में, है ना, जो कि गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, आप कभी भी वहाँ जा सकते हो। बिकॉज दोज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड स्टेट कॉरपोरेशन, क्योंकि वो गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर रही है। अब गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को कौन चूज़ करता है? हम ही तो चूज़ करते हैं गवर्नमेंट को, स्टेट कॉरपोरेशन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए बनी होती हैं। सोशलिज्म का मतलब समाज से मतलब है, समाजवादी से मतलब जो भी समाज में आसपास जो चीज़ें हैं आप उसको बेशक इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसकी प्लानिंग कौन करता है? अब ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर रही है तो प्लानिंग भी तो गवर्नमेंट ही करेगी ना, है ना। तो सेंट्रल प्लानिंग इसमें होती है। सेंट्रल प्लानिंग कैसी होती है कि इसमें सेंट्रल प्लानिंग जो अथॉरिटी होती है वो सारे डायरेक्शन देती है कि कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाने हैं, इसके इनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी टारगेट इनको अचीव करने होते हैं कोई पर्टिकुलर पीरियड में,
तो वो पूरा सब कुछ डिसाइड करती है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो वो अपने कुछ कुछ टारगेट्स भी सेट करते हैं कि वो टारगेट उनके पर्टिकुलर पीरियड में अचीव किए जा सके। अब क्या टारगेट हो सकते हैं, जैसे कि टारगेट इनके ये हो सकते हैं कि कितना प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है और क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है। वही चीज़ आगे लिखी हुई है इंग्लिश में, जो यहाँ पे मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ वही सेम चीज़ यहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई है। एंड स्टूडेंट्स ट्रस्ट मी, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लेक्चर। और आप अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है और इससे आपने अगर नोट्स अपना बना लिया तो ट्रस्ट में आपको कहीं और किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैंने बहुत कंपाइल्ड वे में बहुत ही प्रिसाइजली आपको सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। सो आई डोंट बिलीव कि अगर ये सारी चीज़ें आप पेन डाउन करते हो तो आपको कहीं और किसी कॉपी में या किसी बुक में या कहीं और जा करके किसी और सोर्स से कंटेंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल जो इकोनॉमिक या सेंट्रल प्लानिंग जो अथॉरिटी होती है वो क्या प्लान करती है, कुछ मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, फिर वो चाहे कोई प्राइवेट आदमी बिजनेस कर रहा हो या गवर्नमेंट बिजनेस कर रही हो या गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। वो सारे डिसीजन क्या होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। भाई सामान आप प्रोडक्टिविटी करना चाह रहे हो, आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको कितना प्रोडक्शन करना है और आपको कहाँ प्रोडक्शन करना है, व्हेन वेयर, मतलब किस जगह पे आपको प्रोडक्शन करना है, किस स्थान पे आपको प्रोडक्शन करना है, एंड टू होम इट इज़ टू बी एलोकेटेड, और किनको इसका एलोकेशन देना है, मतलब ये जो जिम्मेवारी देनी है ये किस पर्सन को आपको देनी है, किस कमिटी को देनी है, किस अथॉरिटी को देनी है, किनको आप इस पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्शन जो भी आप कर रहे हो उनकी अथॉरिटी आप किन्हें देना चाहते हो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम समझे कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोल इंडिया CIL की बात करें, कोल इंडिया लिमिटेड क्या है, यहाँ पे हो रहा है कोल का प्रोडक्शन, तो इन्होंने पूरा एक यूनिट ही सेटअप कर दिया है CIL के नाम से। तो इनमें डायरेक्टर्स हैं, इनमें आपके मेंबर्स हैं एंड इनमें आपके चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें। तो सबका काम इन्होंने डिवाइड कर दिया है, इन्होंने पूरी अथॉरिटी ही डिवाइड कर दी, एक डिवीज़न ही पूरा बना दिया हुआ है कोल का डिपार्टमेंट का। तो उसी तरीके से कॉन्शियस जो भी डिसीजन होते हैं वो लेने पड़ते हैं सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी को, और ये डिसीजन लेने से पहले वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे भी करते हैं, मतलब कि बहुत व्यापक तौर पे वो पूरा सर्वे करते हैं कि भाई हम जो काम शुरू कर रहे हैं वो काम हम कहाँ शुरू करें। फॉर एन एग्जांपल अगर गवर्नमेंट किसी माइंस का सेटअप करना चाहती है तो वो डिसाइड करती है कि माइंस कौन सी जगह पे माइंस का प्लांट उनको सेटअप करना है, प्लेस कौन सा होना चाहिए, कितना उनको डिगिंग करना है, कितना उनको माइनिंग करनी है, वो सारा इकोनॉमिक जो सिस्टम होता है पूरा होल एंड सोल सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और जो प्लानिंग अथॉरिटी होती है वो ऑर्गेनाइज़ करती है एंड यूटिलाइज़ करती है वो सारे जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, बहुत ही सोच समझ के विधि पूर्वक सारे डायरेक्शन कंट्रोल को सब कुछ जो भी, क्योंकि उनका जो मेन पर्पस होता है, जो मेन उनका बोल सकते हो टारगेट होता है, उनके बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टारगेट्स होते हैं। स्पेसिफाइड पीरियड में वो उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि स्पेसिफाइड पीरियड में वो अपने सारे टारगेट्स को अचीव कर सके। सो सेंट्रल प्लानिंग यही होती है। सेंट्रल प्लानिंग इट मीन्स गवर्नमेंट प्लान करती है सारी चीज़ों को, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दीज ऑल थिंग्स आर लिस्टेड ओवर हियर, रिटन ओवर हियर इन इंग्लिश। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट ऑल दिस कंटेंट इन योर कॉपी, इन योर नोटबुक, लिखो और उसको रीड करो, पढ़ो। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे से ज़रूर पूछना। सो लेट्स मूव ऑनवर्ड्स। द थर्ड वन इज़ कि इसकी फ़ीचर की बात हम कर रहे हैं। सोशलिस्ट इकॉनमी के थर्ड फीचर है डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। डेफिनेट ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि सोशलिस्ट इकॉनमी ऑपरेट करती है विद इन डेफिनेट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इनके डिफिनेट और सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि क्या होता है, दीज ऑब्जेक्टिव क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनको ऑब्जेक्टिव होता है कि इनको फुल एम्प्लॉयमेंट देना होता है सोसाइटी में लोगों को, और इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो एग्रीगेट डिमांड पे होता है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब ओवरऑल डिमांड पर होता है। ये फोकस करते हैं कम्युनल सेटिस्फैक्शन ऑफ कम्युनल डिमांड एंड इनका जो मेन फोकस रहता है वो क्या रहता है कि कई सारे इनके वैसे तो फोकसेस रहते हैं, ये सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। पहला तो है कि एग्रीगेट डिमांड, मतलब ज़्यादातर ओवरऑल डिमांड पे इनका फोकस रहता है, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट ही देना चाहते हैं, मतलब रोज़गार को भी ये बढ़ाना चाहते हैं। ये किसी कम्युनल डिमांड को भी सेटिस्फाई करना चाहते हैं, मतलब कोई कम्युनिटी की डिमांड है, सपोज़ करो कि अगर कोल की बात करें या माइनिंग की बात करें तो इस फील्ड में जितनी भी डिमांड है, जितने भी लोगों की इस पर्टिकुलर फील्ड में डिमांड है, वो सारी उन लोगों की डिमांड को
सेटिस्फाई करना चाहते हैं। साथ में ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, चाहते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो एलोकेशन है, मतलब आवंटन करना है ना, डिवाइडेशन करना है, डिवाइड करना, एलोकेट करना है, तो वो बहुत प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम में किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी राज्य के, किसी भी राष्ट्र की इनकम में, राष्ट्रीय इनकम में ये योगदान देने का इनका अपना एक टारगेट होता है। साथ ही द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, ये कैपिटल को एक्यूमुलेट भी करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, संगठित करना चाहते हैं। क्यों? अगर कैपिटल को वो एक्यूमुलेट करेंगे तभी तो आपकी जो इकोनॉमिक कंट्री है या इकोनॉमिकल कंडीशन है वो डेवलप होएगा, क्योंकि इनका ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इकोनॉमी को डेवलप करना होता है। इनके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के। आपने एग्जाम्पल देख ही लिया कि चाइना, क्यूबा, वियतनाम, ऑल दीज कंट्रीज़ आर द एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी बिकॉज दे फॉलो दिस रूल रिलीजियसली एंड इनकी जो भी कंट्रोलिंग होती है, ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, होल एंड सोल, एवरीथिंग. So to achieve all this various objective, now what they have to do is next they have to lay down the plan, the priorities, and they have to also fix their target, जो उनके टारगेट होने चाहिए वो सारे, because they have to cover all the aspects of the economy, all the aspects of economy in the sense कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वांट टू क्रिएट फुल एम्प्लॉयमेंट, दे वांट टू गिव अ फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू देयर सिटीजन, एंड ऑल्सो दे वांट टू सेटिस्फाई देयर कंज्यूमर बाय अवेलिंग दैम द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ एक्चुअली a keen demand of a communal. तो वो सारा एलोकेशन करते हैं, वॉट एवर द रिसोर्सेज आर अवेलेबल, जो भी है लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दीज आर द 4 फैक्टर्स एंड मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड एंड सर्विस, जो भी आपको चाहिए, तो उनके लिए ये 4 फैक्टर्स आपके चाहिए होते हैं. सो नेक्स्ट वन इज़ की फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन का फ्रीडम की बात बोली जा रही है. सोशलिज्म के अंदर में कंज्यूमर को ये सॉवरेनिटी होती है, मतलब उनको ये पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो कौन सा प्रोडक्शन मतलब इम्प्लाई इसका पढ़ते हैं, मतलब इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है कि कंज्यूमर सॉवरेनिटी इम्प्लाइज का मतलब होता है कि इंडिकेट करना, संकेत करना या इंडिकेट करना, दैट द प्रोडक्शन इन स्टेट ओन इंडस्ट्री इज जनरली गवर्न्ड बाय द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर. इसीलिए ये कंज्यूमर सॉवरेनिटी की बात बोलते हैं, मतलब कि फ्रीडम दिया जाता है, किसको दिया जाता है? कंज्यूमर की प्रेफरेंस को. कंज्यूमर की प्रेफरेंस के फ्रीडम के अकॉर्डिंग ही, मतलब कंज्यूमर की प्रेफरेंस एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट प्लानिंग अपनी पॉलिसी को चेंज करती है, या उनको जो भी अपने सिस्टम में चेंजेस करने होते हैं वो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से करते रहते हैं. नेक्स्ट वन इज की एंड द अवेलेबल कमोडिटीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कंज्यूमर्स एट फिक्स्ड प्राइस थ्रू द स्टेट रन डिपार्टमेंट स्टोर्स. और इसीलिए जितनी भी कमोडिटीज़ होती हैं, कमोडिटीज़ का मतलब जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो फिक्स्ड प्राइस पर कंज्यूमर्स को सेल करी जाती हैं, ताकि जो भी कंज्यूमर है वो चॉइस कर सके और जो उसको सही सामान लग रहा है वो सही सामान को इस्तेमाल करे. इसीलिए कंज्यूमर की सॉवरेनिटी पे फोकस किया जाता है. नेक्स्ट वन इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि कंज्यूमर्स सॉवरेनिटी अंडर सोशलिज्म इज कन्फाइंड टू द चॉइस ऑफ सोशली यूजफुल कमोडिटीज़. अब यहाँ पे आप इसका डिसएडवांटेज भी समझ सकते हो, लेकिन डिसएडवांटेज इसलिए मैं नहीं कहूँगी यहाँ पे, क्योंकि जो कंज्यूमर की चॉइस होती है, अगर बेसिकली गवर्नमेंट कंज्यूमर की चॉइस और प्रेफरेंस के हिसाब से अगर सामान बना रही है और आपको दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट का डीप सर्वे कर रही है और आपको इतनी स्वतंत्रता दे रही है कि आप जो चाहते हो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से एक फिक्स्ड रेट पे वो आपको सामान दे रही है. तो आप वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि कंज्यूमर सॉवरेनिटी सोशलिज्म में ये कन्फाइंड है, मतलब सीमित कर दिया गया, उसको चॉइस तक ही सीमित कर दिया गया हुआ है. चॉइस ऑफ सोशली यूजफुल कमोडिटीज़, तो चॉइस तक इसको सीमित कर दिया गया हो. लेकिन अगर देखा जाए तो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग ही आपको सामान देना ये अपने में बड़ी बात होती है ना. तो आई थिंक कि ये आपको 4 पॉइंट समझ आ गए होंगे कि फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन किस तरीके से काम करता है. इसमें 2 पॉइंट और बचे हुए हैं. नेक्स्ट वन इसके इक्वलिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें क्या है कि जो सोशलिस्ट इकॉनमी का कंसेप्ट होता है, इसमें इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन और इनमें इक्वलिटी
मतलब समान तरीके से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके मार्केट में, फ्री मार्केट इकॉनमी में। तो इस पे फोकस किया जाता है। क्यों फोकस किया जाता है? क्योंकि इसमें मतलब कैसे ये चीज़ प्रूव होती है, ये चीज़ ऐसे प्रूव होती है कि इसमें प्राइवेट ओनरशिप को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया है। प्राइवेट ओनरशिप को तो कम्प्लीटली हटा दिया गया हुआ है। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनकी ओनरशिप किसी भी प्राइवेट पर्सन को, प्राइवेट कंपनी को नहीं दी जाती है। ना ही इसमें प्राइवेट कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है। प्राइवेट कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब कि किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के पास में जो कैपिटल है, जो मनी है, जो पूंजी है, वो इकट्ठा नहीं होती है। और प्रॉफिट जो मोटिव होता है सोशलिज्म कंसेप्ट के अंदर में, ये जो कुछ अमीर लोग हैं उनके हाथ में नहीं दिया जाता है। जैसे कि होता है ना कि जब प्राइवेट ओनरशिप की बात होती है तो एक समाज का कुछ तबका, कुछ सेगमेंट या कुछ वर्ग, कुछ लोग ही सिर्फ प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होती है, वो रिच होते चले जाते हैं, वो ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं, ज़्यादा वेल्दी होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप है वहाँ पर। ठीक है, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी चीज़ें हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सारा कंट्रोल एक प्राइवेट बंदा कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कैपिटल का जो अक्यूमुलेशन हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहे हैं, वो भी बंदा ही लेगा, मतलब वो भी प्राइवेट ही आदमी लेगा। तो इसीलिए सोशलिज्म में क्या है कि सोशलिज्म के कंसेप्ट में जो भी इनकम है, जो भी प्रॉफिट है, इनकम है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है ना। तो नेक्स्ट इसमें क्या है कि दी अनअर्न्ड इनकम्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट गो टू दी स्टेट। जो भी ये सारी चीज़ें, जैसे रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सारी स्टेट के पास में जाती है और स्टेट इसको यूटिलाइज़ करती है। कैसे यूटिलाइज़ करती है? सरकार इन सारी चीज़ों से, मतलब कि जो प्रॉफिट वो अर्न करती है, जो इंटरेस्ट वो अर्न करती है, जो रेंट वो अर्न करती है, उनसे वो लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है, वो पब्लिक हेल्थ पे खर्च करती है, सोशल सिक्योरिटीज़ पे खर्च करती है बड़े तबके पर। तो इस तरीके से देखो, अब जाहिर सी बात है कि अगर सरकार भी कोई सामान बना के आप तक पहुंचा रही है और आप सरकार को पैसे दे रहे हो, तो ऑब्वियसली किसी न किसी के पास तो पैसे जा रहा है ना। मतलब आप एक आदमी, एक व्यक्ति विशेष को पैसे ना दे के, एक व्यक्ति विशेष बोल सकते हो, या किसी एक कंपनी विशेष को पैसे ना दे करके आप सरकार को पैसे दे रहे हो, तो सरकार के पॉकेट में तो पैसे जा रहे हैं ना। लेकिन देखो, सरकार को पैसे देने का फ़ायदा क्या है? सरकार को पैसे दोगे ना तो वो घूम फिर के कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए ही सरकार यूज़ करेगी उसको। ये अलग बात है कि गवर्नमेंट भी करप्शन करती है, स्कैम करती है, वो अलग ही मसला है, ऐसा भी होता है। लेकिन जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो सही कंसेप्ट है, हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सोशलिज्म के कंसेप्ट को अगर आप समझो, है ना, तो डिस्पाइट कि क्या स्कैम हो रहा है, डिस्पाइट क्या घोटाले हो रहे हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट क्या करती है? फ्री के एजुकेशन प्रोवाइड करती है। जैसे सरकारी स्कूल में आपने सुना होगा क्लास 5 तक, क्लास 8 तक फ्री के एजुकेशन होते हैं, राइट। तो वो कौन वहन करता है? सरकारी तो वहन करती है ना। पब्लिक हेल्थ से कि आप जहाँ भी, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, आपका स्टेट का हॉस्पिटल होगा, जो कि गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। तो वो क्या होता है? ये पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी आपको देती है, आपको सोशल सिक्योरिटी देती है, राइट। तो इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करती है, आपके लिए रोड, सड़कें, पानी की व्यवस्था, तमाम और चीज़ें पे इन्वेस्टमेंट करती है। तो इन्हीं सब जगहों से इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि एज फार एज वेजेस एंड सैलरीज आर कंसर्न, अगर वेजेस एंड सैलरीज की बात करें तो मोस्ट मॉडर्न सोशलिस्ट डू नॉट एम टू कंप्लीट द रिजिड इक्वालिटी। इट इज़ नाउ जनरली अंडरस्टूड दैट द मेंटेनेंस ऑफर्ड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन इम्प्लाइज वेज डिफरेंशियल। अब देखो कि हर एक व्यक्ति की जो वेज होती है, जो तनख्वाह, सैलरी होती है, वो एक जैसे तो नहीं हो सकती। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि सोसाइटी में इक्वलिटी लाने के लिए सोशलिज्म का कंसेप्ट गवर्नमेंट यूज़ करती है, लेकिन गवर्नमेंट अपने अंडर में जो भी एम्प्लॉयज़ को रखती है उनको समान वेतन नहीं देती है, उनके काम के अकॉर्डिंग उनको वेजेस देती है। बट ये अंडरस्टूड भी है कि भाई जिसको काम ज़्यादा करना है वो ज़्यादा वेजेस लेगा, जिसको कम करना है वो कम ही होगा, मतलब कम ही लेगा। तो इसलिए जनरली अंडरस्टूड है ये अपने में कहीं ना कहीं कि मेंटेनेंस जो है और ये सारी जो चीज़ें ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, मतलब जिसका जो ऑक्यूपेशन है उसके हिसाब से उसको वेजेस मिलते हैं। भाई ये तो कंसेप्ट, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, तो अपने में ही अंडरस्टूड कंसेप्ट है। फिर छठा है कि प्लानिंग एंड दी प्राइजिंग प्रोसेस। अब प्लानिंग एंड प्राइजिंग प्रोसेस क्या है कि जो भी प्राइजिंग प्रोसेस होता है सोशलिज्म के अंडर में डज नॉट ऑपरेट फ्रीली, ये फ्रीली ऑपरेट नहीं होता है, बट वर्क्स
अंडर द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। ये फ्रीली नहीं होता है, बट जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, जैसे हमने अभी थर्ड या सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा ना सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, तो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी सारा रेगुलेट करती है प्राइस की, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा और कैसे उसको बढ़ाना है, घटाना है, या जो भी रेगुलेट करना है या कंट्रोलिंग करनी है प्राइसिंग की, वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी करती है। आगे पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि देयर आर एडमिनिस्ट्रेड प्राइस विच आर फिक्स्ड बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। यस, कुछ ऐसे प्रशासनिक कीमतें होती हैं, दर होती हैं जो कि गवर्नमेंट उसको फिक्स कर देती है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी उसको फिक्स कर देती है। कुछ ऐसे मार्केट भी होते हैं, देयर आर ऑल्सो द मार्केट प्राइस एट विच कंज्यूमर गुड्स आर सोल्ड। कुछ मार्केट प्राइस पे भी मतलब सरकार मतलब मार्केट के हिसाब से, जो मार्केट में जो और प्रोडक्ट्स, सपोज करो कि सरकार ऐसे प्रोडक्ट आपको ऑफ़र कर रही है जो कि मार्केट में ऑलरेडी कोई प्राइवेट बंदा आपको ऑफ़र कर रहा है, तो उसके प्राइसिंग के हिसाब से भी गवर्नमेंट कई बार प्रोडक्ट्स के प्राइस को निर्धारित करती है और वो कंज्यूमर को सेल करती है। लास्ट पॉइंट इसमें है कि देयर आर ऑल्सो द अकाउंटिंग प्राइसेस on the basis of which the manager decide about the production of consumer goods and investment goods and also about the choice of production method। अब देखो इसमें कुछ अकाउंटिंग प्राइसेस जो होते हैं, मतलब कि लेखा जोखा की अब बात यहाँ पे कही जा रही है, कुछ ऐसे प्राइसेस होते हैं जो कि मैनेजर डिसाइड करता है कि भाई हमको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोडक्शन में इतना कॉस्ट हमारा गिर रहा है। सपोज़ करो कि अगर हमने एक पेंसिल बनाई है ना, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, अगर हमने एक पेंसिल बनाई तो पेंसिल को बनाने में 2 रुपये का हमारा कॉस्ट गिर रहा है, 2 रुपये का हमारा ये कॉस्ट गिर रहा है सपोज़ करो। तो हमने ये बनाया कि भाई मैनेजर डिसाइड कर रहा है यहाँ पे कि 2 रुपये का कॉस्ट गिर रहा है, तो इसमें हमने 0.5 रुपीज़ का अपना प्रॉफिट समझा, तो इसको हम सेल करेंगे कितने, 2.5 में। लेकिन मार्केट में क्या है कि मार्केट में यही पेंसिल आपके 5 रुपये में बिक रही है, तो ठीक है हम 0.5 का इसमें और मार्जिन रख सकते हैं। मतलब अगर हम इसमें 3 रुपये में भी बेचेंगे तो बुरा नहीं है, मतलब 5 रुपये से तो कम ही बेच रहे हैं ना, तो वो बात है। तो यहाँ पे मैनेजर डिसाइड करता है बाकी और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कितना इन्वेस्ट किया गया है इस पेंसिल को बनाने में। 2 रुपये का आपका ये लागत आ रही है, इन्वेस्टमेंट आप कितना कर रहे हो, तो पर्टिकुलर सामान की मैन्युफैक्चरिंग में या पर्टिकुलर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैनेजर डिसाइड करता है। और कई बार तो जो भी आपको प्रोडक्शन मेथड चूज़ करने हैं, मतलब आप मैनुअली यूज़ कर रहे हो, मतलब मैनुअली आप किसी भी सामान की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या आप टेक्नोलॉजी बेस्ड कर रहे हो, मतलब कि आप मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो, टेक और मशीन, तो आप जो मैनेजर है वो कई बार प्रोडक्शन ऑफ मेथड, मतलब जो जिस माध्यम उनको इस्तेमाल करना है किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो मैनेजर डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके सोशलिज्म के कंसेप्ट के अंदर में आते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। हमने सोशलिज्म के कंसेप्ट को पढ़ा, ये भी समझा कि किस तरीके से सोशलिज्म का कंसेप्ट कैपिटलिज्म के कंसेप्ट से, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक कंसेप्ट के कंपैरिजन में सोशलिस्ट इकोनॉमिक कंसेप्ट किस तरीके से अलग है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, ये जानने के लिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।